इंडस्ट्री में आपके 25 साल पूरे हो गए। आपकी जर्नी में अब तक की फेवरेट फिल्म कौन सी है? बहुत सारी 90% फ़िल्में जो हैं हमेशा कभी फ़िल्म लगभग सफल रहीं और फ़िल्मों के अंदर जो हमने चरित्र निभाने का हमें मौका मिला वो भी बहुत क्योंकि हम लोग जब इंस्टीट्यूट में थे तो हमेशा टाइप कास्ट को लेके डरते थे और चूँकि आपका एक कैरेक्टर अगर हिट हो जाए तो फिर इंडस्ट्री में बहुत सारे कैरेक्टर उसी के आस-पास के मिलने लगते हैं। लेकिन मैं इससे फाइट करते मुझे अच्छा लगा कि जंगल से एक नेगेटिव कैरेक्टर से शुरुआत करने का मौका मिला और फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, लीड करने का मौका मिला। मैं, मेरी पत्नी और वो और भोपाल प्रेयर फॉर रेन और आज 2022 में अर्ध फ़िल्म तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी सपोर्टिंग रोल, कभी गेस्ट अपीयरेंस, कभी लीड, कभी अ, इस लेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ है। तो ज़्यादातर मैं सौभाग्यशाली रहा कि कैरेक्टर जैसे भी मिले उनमें अलग-अलग जो है भूमिकाएँ, अलग-अलग भले ही भूमिकाएँ एक जैसी मिली हों, लेकिन मैंने मानसिकता वाइज़ डायरेक्टर के क्योंकि डायरेक्टर अल्टीमेटली कैप्टन ऑफ द शिप होता है, तो उससे मिल के हमेशा मानसिकताओं को हमेशा अलग पेश करने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी मिली, उसके लिए बहुत खुश हूँ। तो आई थिंक अगर एक आध फ़िल्म का नाम लें आदिराज तो थोड़ा-सा जो है नाइंसाफ़ी हो जाएगी बहुत सारे कैरेक्टर्स से। मुझे ऐसा लगता है कि अ, बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो जिनका ताना-बाना ऐसा बुना गया कि जो हमारे बायोडाटा में बहुत ज़्यादा हमारे सहायक बने। बचपन में आप कौन से अभिनेता से प्रभावित हुए थे? बचपन में तो बच्चन साहब की फ़िल्में देखता था, धर्म जी की फ़िल्में देखता था, जैसे शोले देखता था या आपको बचपन में गाँव में टीवी भी तो था नहीं, वीसीआर वग़ैरह जो आते थे या कोई फ़ंक्शन होता था, तो उसमें जो फ़िल्में आती थीं, तो वो फ़िल्में जो देखने का मौका मिल जाता था, तो दिलीप साहब की और राजेश खन्ना साहब की और ये अ, मेरा गाँव मेरा देश या राजकुमार साहब के डायलॉग बहुत अच्छे लगते थे और राज कपूर साहब थे। मतलब जो पहले जब हम बचपन थे उस समय जितनी फ़िल्में ज़्यादा जैसे गंगा जमुना या फिर सत्यम शिवम शिवम सुंदरम, तो यही सब फ़िल्में देखा करता था। आपका सबसे फेवरेट कॉमेडियन कौन है? चार्ली चैपलिन साहब, उनसे बड़ा एंटरटेनर आप उनको कॉमेडियन बोलते हैं, आप या कोई भी उनको लेकिन द ग्रेट डिक्टेटर देखो, मॉडर्न टाइम देखो, कोई भी आप देखो, गोल्ड रश देखो, उनके उनसे बड़ा मैंने क्राफ्ट मेकर आज तक नहीं देखा। वो सच्चे और अच्छे और जेन्युइन जो थे वो एंटरटेनर थे जनता के। उन्होंने जनता को हमेशा रिमोट की तरह यूज़ किया। जब वो दुखी होते थे तो जनता दुखी हो जाती थी, जब वो चलते थे जनता चलने लगती थी और उन्होंने दुनिया के हर ग्लैमर को चुनौती दे के एक जूता, एक पैंट, एक शर्ट और एक टोपी, एक स्टिक से दुनिया के हर ग्लैमर को चुनौती दे दी और जब द ग्रेट डिक्टेटर में हिटलर की भूमिका में दिखे और उसी फ़िल्म में एक कॉमन मैन की भूमिका में दिखे, आई थिंक वो क्रिएटिविटी के एवरेस्ट थे और वो जब तक ये सिनेमा है, पूरे वर्ल्ड की सिनेमा की बात करता हूँ, जब भी बात करता हूँ और वर्ल्ड में चाहे कोई भी वुड हो, इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री हो, हॉलीवुड हो या रीजनल वुड हो, कोई भी हो, कला की कोई दीवारें नहीं होती हैं, उन कला की दीवारों के बीच में अगर कोई सच्चा और सबसे क्रिएटिव जिसको पूरी दुनिया ने फ़ॉलो किया, वो चार्ली चैपलिन साहब थे। आपके एनएसडी ट्रेनिंग का एक यादगार किस्सा सुना सकते हैं? एनएसडी में एक प्ले हुआ था, रोबिन दास जी ने करवाया था, जिसका नाम था जन्मेजय का नाग यज्ञ, जब हम लोग सेकंड ईयर में थे। तो उस समय एक छोटा-सा कैरेक्टर था काश्यप ऋषि का, उसमें हमने कुछ प्रॉप्स इम्प्रोवाइज़ की थी और कुछ कॉस्ट्यूम इम्प्रोवाइज़ की थी क्योंकि कॉस्ट्यूम विभाग से प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से ले आता था। तो
उसमें जब 2 महीने की रिहर्सल के बाद में सारे एक्टर्स की जितने कैरेक्टर थे सबकी कॉस्ट्यूम बनी थी, लेकिन रोबिन दास जी ने कहा था कि राजपाल ने जो इम्प्रोवाइज किया है पिछले 2 महीने में, वो ही उसकी कॉस्ट्यूम है और वही उसकी प्रॉपर्टी है, उसके लिए कुछ भी नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे खूब ध्यान है कि 4-5 सीन थे उसमें और 4-5 सीनों में लगभग 38 प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करने का मौका मिला था और 30-40 प्रॉपर्टी रोबिन दास जी ने कटवा दी थी और 40-42 कॉस्ट्यूम इम्प्रोवाइज़ की थी। उसमें 22-25 कॉस्ट्यूम हमें कैरी करने का मौका मिला था, बाकी कटवा दी थी। तो वो जो रिहर्सल में हमें इम्प्रोवाइज़ करने का मौका मिला और जिस तरीके से रोबिन दास जी ने हमें छूट दी थी इम्प्रोवाइज़ करने की, आई थिंक वो हमारे लिए आज भी औषधि का काम करती है। क्या आप मानते हैं कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है? एक्टिंग नहीं सिखाई जा सकती है। एक्टिंग आप हर आदमी की दुनिया में हर आदमी के अंदर होती है। जब बच्चा बच्चा होता है तो उससे पहचाना जा सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो टीचर के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो उसको स्टेजेस पता होती हैं। एक्टिंग दुनिया का हर बंदा जो चल सकता है, उसके अंदर ताल है और जो बोल सकता है उसके अंदर सुर है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, एक्टिंग तराशी जा सकती है। आपको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जहाँ पे आप जो काम करना चाहते हैं, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए आपको पिच चाहिए, प्रैक्टिस की बैट बॉल चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो खिलाड़ी आप होते हैं लेकिन आप अभ्यास के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी, तो आप शायद अपना पूरा हुनर नहीं दिखा सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो एक्टिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट हैं या जो भी तरीके के प्लेटफ़ॉर्म हैं या जो भी रिहर्सल हॉल हैं, उनको तराशा तो ज़रूर जा सकता है क्योंकि अभ्यास से ही पता लगता है क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं। आपने अपना एक्टिंग करियर कहाँ से शुरू किया? 90 की बात है, 90 जब जब मैं उस समय डिसीजन कर लेने का मौका मिल गया था कि अब आटा और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे लिए अभिनय ही है। एक विभा मिश्रा जी आई थी भारत भवन भोपाल से, उन्होंने एक वर्कशॉप की थी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से और उसमें जो है उन्होंने एक नाटक करवाया था अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। उसमें मुझे गोवर्धन दास की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। और उससे पहले मैं काफ़ी छोटे-छोटे मोहल्ले लेवल पे पॉलिटिक्स में भी खूब रुचि रखता था जो बच्चे हमेशा करते हैं। तो फिर जब वो नाटक हुआ सूचना कार्यालय में शाहजहाँपुर में और उसमें मुझे लगभग सौगुन तालियाँ मिलीं, तो वो नाइट हमारे लिए डिसीजन नाइट थी कि कॉमेडी कई प्रकार के होते हैं। रियलिस्टिक कॉमेडी, स्लैपस्टिक्स कॉमेडी, इमोशनल कॉमेडी, डार्क कॉमेडी। सबसे कठिन कौन-सा है? सबसे कठिन टाइमिंग है। आपका प्लेटफ़ॉर्म जो है वो कॉमेडी का जो है आपने जैसे बताया कि हमारी बॉडी में 9 रस होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रस होता है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के काम आता है जिसका नाम है कॉमेडी, हास्य रस। तो हास्य रस की बहुत प्रधान भूमिका होती है आपके जीवन को जीने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे इसको बड़ा शब्दों से समझाया नहीं जा सकता क्योंकि हर जिसने किताबें लिखी, जो जितने बहुत सारे साहित्यकार, जितने लोग हुए हैं एक्टिंग में महारथी, उन्होंने अपने-अपने तरीके से अभिनय की परिभाषाएँ, अपने-अपने तरीके से अभिनय को डिफाइन किया है, कॉमेडी को भी डिफाइन किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक उदाहरण दूँ कि बॉल जब एक बॉलर फेंकता है और अगर बैट्समैन उसकी सही टाइमिंग कर देता है, तो वो सिक्सर में बदल जाता है या फोर में बदल जाता है और अगर टाइमिंग ज़रा-सी आपकी चूकी, तो फिर वो बॉल किसी के हाथ में जाती है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग सबसे कठिन है और टाइमिंग अगर आपको आती है या आप टाइमिंग की लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं,
तो फिर सब कुछ सरल है। अगर आपको कॉमेडी के अलावा कोई रोल ऑफर किया जाए, क्या आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों? कॉमेडी हमारे बॉडी का, जैसे बताया, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, ये 9 रसों का सम्मिश्रण है हमारा शरीर। और हम पहले से इसी फाइट में थे कि आपको याद होगा कि कहाँ हंगामा के लिए जब पूरी देश दुनिया में सारे लोग मंदिर का घंटा समझ के रखा है कि कोई भी आके बजा जाता है, उस पे पब्लिक खूब हँसती थी। और उसके पैरेलल मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, जैसी फ़िल्म, सेंसिटिव फ़िल्म हमने अंडर ट्रायल जैसी 3 बेटियों के बाप का रोल करने का, जब बिल्कुल चारों तरफ हमारी तरफ कॉमेडी के कैरेक्टर घूम रहे थे, उस समय हमने अंडर ट्रायल जैसी फ़िल्म करने का साहस ईश्वर ने करवा दिया। फिर एक तरफ चुप-चुप के रिलीज़ हो रही है, एक तरफ मैं, मेरी पत्नी और वो रिलीज़ हो रही है। मैं ना कॉमेडी का पुजारी हूँ, ना मैं सीरियस का पुजारी हूँ। मुझे मालूम नहीं है आदिराज कि किसको कॉमेडी कहते हैं, किसको ट्रेजेडी कहते हैं। क्योंकि कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, सच तो कुछ भी नहीं होता है। हम लोग रियलिटी नहीं पेश करते हैं, हम रियलिटी का इल्यूज़न पेश करते हैं रील के रूप में। हम रील के पुजारी हैं, जो लोग रील करते हैं वो एंटरटेनर होते हैं। तो वी आर ऑल एंटरटेनर्स, हम एंटरटेनमेंट के पुजारी हैं। तो कभी-कभी कॉमिक एंटरटेनमेंट करने का मौका मिलता है, उसका भी जी जान से कोशिश करता हूँ, क्योंकि हँसना बहुत ज़रूरी है। और कभी-कभी सीरियस एंटरटेनमेंट करने का मौका मिलता है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ मनोरंजन और कुछ मीनिंग अपने साथ लेके जाएँ। तो आपको नेगेटिव रोल या कॉमेडी रोल करने में ज्यादा मजा आता है? मुझे एंटरटेनिंग रोल करने में मज़ा आता है, चाहे वो सीरियस एंटरटेनमेंट हो, चाहे नेगेटिविटी से ओत-प्रोत वाले। जैसे टेक फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्टर थे कन्हैया लाल जी। अब उनको किस कैटेगरी में रखोगे आप? वो नेगेटिव करते थे तो भी बहुत अच्छे लगते थे, और पॉजिटिव करते थे वो भी बहुत अच्छे लगते थे। तो आई थिंक मैं एक एंटरटेनर के रूप में यही कह सकता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि आप किस इंटरप्रिटेशन से मुझे लेते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन में मैं फिट हूँ और जनता की ताली तक, जनता की दिल तक पहुँचूँ, बस वही मेरी कोशिश रहती है। आपको नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड मिला है, पर कॉमेडी के लिए नहीं, ऐसा क्यों? ये बड़ा, ये अवार्ड आज मुझे हर कैरेक्टर के लिए अवार्ड मिला है। लगभग रिलीज़ अनरिलीज़ मिला के अगर छोटी-बड़ी गेस्ट अपीयरेंस आपको बताएँ तो लगभग 200 फ़िल्मों के आस-पास कुछ है गिनती। और उसमें 90% रोल जो है वो जनता ने एक बार नहीं 20-20 बार देख के मुझे रिवॉर्ड दिया है। तो मैं हर रोल के लिए एक अवार्ड नहीं, बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले हैं। और उसकी वजह से ही मैं हूँ, क्योंकि फ़िल्म बनी है तो हमें तो चलाने के लिए फैन्स ने हमारा साथ दिया है पूरे देश दुनिया के, और मैं उनकी गोदी का खिलौना हूँ। और जीवन भर जनता का जो अवार्ड हमेशा मिलता रहे तो दुनिया का हर तमगा पीछे है, क्योंकि अवार्ड मिलता है तो हर एक्टर को अच्छा ही लगता है। लेकिन जनता का जब अवार्ड मिल जाता है, जनता का रिवॉर्ड मिल जाता है, उससे बड़ा दुनिया में कोई अवार्ड नहीं है। तो जनता का अवार्ड ऐसे ही बना रहे। बाकी जो है, जितने अवार्ड मिले उनका स्वागत, और जो मिले उसका स्वागत है। और कोई शिकायत नहीं है किसी रोल के लिए, किसी अवार्ड के लिए। आपके आगे के करियर में आप क्या अलग करना चाहते हैं? सब कुछ अलग ही करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आदमी बहुत अगर अभिनेता लालची है, चलो मैं बहुत लालची हूँ, मैं अगले 50 साल और अभिनय जीना चाहता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से शारीरिक रूप से स्वस्थता बनी रहे, तो हर चरित्र को जीने के लिए एक बच्चे की तरह काम करना चाहता हूँ। और बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनको, जो दिमाग में हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर जो लोग हमारे लिए सोचते हैं, उनको जीने के लिए बिल्कुल बच्चे की तरह मैं मानसिक और शारीरिक रूप से रेडी हूँ। आपका कोई ड्रीम रोल है जो अब तक आपने नहीं किया? अभी तक किया ही क्या है? अभी तो 40-45 साल के बाद हॉलीवुड दुनिया में अभिनेता जवान होते हैं कुछ करने के लिए। तो मुझे अभी तक लगता है कि अभी तक इंस्टीट्यूट और पढ़ाई और उसके बाद में
ये अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग इंटरप्रिटेशन के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। लेकिन ड्रीम रोल जो है वो अब एज आई है ड्रीम रोल्स की पूरे करने की, क्योंकि है 100% है। जैसे पिछले कोरोना काल में से उससे पहले लगभग 200-300 सब्जेक्ट सुने, और उनमें 2-3 दर्जन ऐसे सब्जेक्ट चुने हैं कि जो इंडस्ट्री से मिलेगा उसका स्वागत है, और अपनी तरफ से ये चरित्रों को जीने की कोशिश करूंगा, ताकि ये इंडस्ट्री मेरी माँ है, कला कला हमारी पूजा है, तो हमारे कंट्रीब्यूशन के रूप में भी चरित्र दे सकें। बोलते हैं मनोरंजन, मैं विश्व का मनोरंजन कुमार बनना चाहता हूँ। तो बताऊं, एक रोल भी है जो वन ऑफ द ड्रीम रोल में एक रोल है, वो उसकी 4-5 साल से तैयारी चल रही है। अंदर की बात बताऊं, उस चरित्र का भी नाम मनोरंजन कुमार है। आपने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, आपका फेवरेट कौन है? देखिए, डायरेक्टर कोई डायरेक्टर फेवरेट नहीं होता है। डायरेक्टर जो है, कभी कभी आपको 20 साल का बच्चा भी आपको बहुत बड़ा डायरेक्टर लगने लगता है, और कभी कभी डायरेक्टर का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है, और मैं हर इंटरप्रिटेशन में अपने आप को फिट होते देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं हमेशा बच्चा रहता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो डायरेक्टर मिलता है, मैं डायरेक्टर को एक उदाहरण से अगर बताएं, तो डायरेक्टर को राइटर समझता हूँ, और हम सब राशि घोड़े बनने की कोशिश करते रहते हैं। अब ब्रेक हमें राम गोपाल वर्मा जी ने दिया, प्रियदर्शन जी ने हमारे साथ बहुत काम किया, डेविड धवन साहब ने हमारे साथ बहुत हमें लेके बहुत काम किया, और अब चंदन अरोरा के साथ हमने काम किया, और सौओं डायरेक्टर के साथ अलग अलग उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हमें काम करने का मौका मिला। और आज भी डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन की मैं पूजा करता हूँ, और उसमें अपने आप को फिट रखने की बिल्कुल बच्चे की तरह कोशिश करता हूँ। कोई रोल है जिसे आपने देखा और लगा कि मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ? बहुत सारे रोल मुझे अपने रोल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर एक बार फिर मौका मिले तो मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ये अभिनेता का एक लालच होता है, और ये ग्रीडीनेस रहनी चाहिए। जब जब आप कोई रोल में अपने आप को पाते हैं, तो मुझे लगता है कि जिसको मौका मिले वो सोचता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, और ये रहना भी चाहिए। आपके फेवरेट मोनोलॉग में से चंद लाइन परफॉर्म कर सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अ, ऐसे अचानक बैठे-बैठे आपने ये प्रश्न दे दिया है, तो ये इसका क्योंकि एक मूड होता है, फिर एक चरित्र में जाना पड़ता है, और एक अभिनेता होता है ना, तो मोनोलॉग वाला थोड़ा-सा कठिन प्रश्न है, जो शायद अब ये कह सकता हूँ कि एक आध लाइन का जो है, अगर किस जो सबसे फेवरेट लाइन, सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है, ये हड़ताल कब खत्म होगी? या मालिक खर्चा हो ही गया है तो जो भी लाना 2 लाना। वन लाइनर तो बोला जा सकता है, लेकिन कंप्लीट मोनोलॉग बोलने के लिए फिर कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और इधर-उधर फिर वो बातचीत नहीं रह जाएगी, फिर वो चरित्र का एटमॉस्फेयर जीना पड़ेगा। मेरे पास एक स्कीम है, 25 दिन पैसा डबल, इन्वेस्ट करोगे? वो रील है, ये स्कीम रील की है, रियल की स्कीम नहीं है। वो मनोरंजन की रील है। वो मनोरंजन ही तक रखो, बाकी 25 दिन में कोई पैसा डबल नहीं होता। 25 दिन में 25 दिन बहुत सारा जूझना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब पैसा मिलता है, तब पैसा डबल हो पाता है। अगर आप अभिनेता नहीं होते, क्या कर रहे होते अब? तो गांव के छोटू होते। ये सच बात है। 10 साल तक लोग पूछते रहे कि अगर आप अभिनेता नहीं होते तो क्या होते। आई एम वर्किंग गाय। मैं 10-11 साल की उम्र से अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करने लगा था, और मैंने खेती-बाड़ी में काम किया। और उस समय जो है, मुझे मालूम नहीं था इसको मजदूरी भी कहते हैं या बाल मजदूरी कहते हैं, लेकिन 8 रुपए मिलते थे तो 15 दिन
बोलते हैं कि कक्षा 6 में मुझे खूब याद है जब मेरा एडमिशन हुआ, तो 15 दिन काम करके 15 अट्ठे 120 रुपए की साल भर की किताबें हमारी आ गई थी कक्षा 6 की। तो पिताजी ने हमें गले लगा लिया था और बोले कि अब किताबों के लिए तुमने पैसे इकट्ठे कर लिए, तो अब तुम्हारी फीस के लिए मैं पैसे इकट्ठे करता रहूँगा। तो आई थिंक जो आदमी वर्कर होता है, वो किसी भी क्षेत्र का वर्कर हो, वो फिर योद्धा होता है। और योद्धा की कभी कोई जो है ना हाइट होती है, ना उसका कुछ औरा होता है। योद्धा अंदर से योद्धा होता है और उसकी हर चीज़ की हाइट को नापने के लिए जो अंदर की फाइट होती है, मैं उसको पूजता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अगर गाँव में भी होता, तो अच्छा पारिश्रमिक कर रहा होता, जहाँ पे भी होता है, क्योंकि बोलते हैं कि दुनिया में 2 तरीके वाले लोग होते हैं, एक परिश्रम करके कमाते हैं और एक क्रेडिट पाके कमाते हैं। क्रेडिट पाने वाले फेल हो सकते हैं, लेकिन अ, और क्रेडिट पाने वाले सफल भी हो सकते हैं। लेकिन जो लोग परिश्रमिक होते हैं, उनके सफल होने की तो गारंटी नहीं होती है, लेकिन उनके असफल कभी ना होने की फुल गारंटी होती है। जो परिश्रम करते हैं वो सफल कितना हो पता नहीं, असफल कभी नहीं होते हैं। ये ऊपर वाले का दिया हुआ उनको वरदान होता है। तो मुझे लगता है कि आज भी मैं अपने आप को जो है बोल गाँव में था, जब झोपड़ियों में था तो भी एटीट्यूड यही था, आज भी एटीट्यूड यही है कि लिव लाइक किंग एंड वर्क लाइक लेबर। अगर 1 साल के लिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आप क्या बदलाव लाओगे? बहुत कठिन प्रश्न है। ये जितनी सुविधाएँ हैं वो तो ठीक हैं, हर देश की अपनी देशकाल वातावरण की उसमें, लेकिन इंसानियत के लिए ज़रूर जो है एक एम्बेसडर के रूप में काम करूँगा कि चाहे सड़क पे चलते हुए लोग हों, ट्रैवलिंग के लोग हों, मैं इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहूँगा। मैं इंसानों के अंदर जो हैवान छिपे हुए हैं या जो हैवानियत ज़रूर फाइट करना चाहूँगा। भूल भुलैया 2 इतनी बड़ी हिट हो गई है, जब आप फिल्म साइन करते हैं, आपका प्रिपरेशन प्रोसेस क्या रहता है? कि ऐसे ही जैसे भूल भुलैया 2 सुपरहिट हुई, ऐसे ही हर चरित्र, हर फ़िल्म सुपरहिट हो और उसके लिए पेड़ नहीं सीड बन के काम करने की कोशिश करता हूँ। ताकि जो भी बीज से पौधा निकले, वो लोगों को तन मन में सुख दे बस। और भूल भुलैया 2 के लिए दर्शकों का बहुत-बहुत साधुवाद। थिएटर, ओटीटी और 70 एमएम फिल्म के एक्टिंग में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, आप थिएटर में एक्टिंग करिए, थिएटर की स्टेज मैनेजमेंट बदल जाता है। आप टीवी में एक्टिंग करिए, आप एक्टर वैसे रहते हैं, लेकिन टीवी की अपनी एक जो है वो क्राफ्ट है। आप ओटीटी के लिए एक्टिंग करिए, उसमें भी, क्योंकि मुझे आप 70 एमएम के लिए करिए, सबकी सबके क्राफ्ट चेंज होते हैं, सबकी जो है मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन अभिनेता का बेस, अभिनेता का बीज वही रहता है। उदाहरण के चाहे आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हो, चाहे आप 70 एमएम के लिए कर रहे हैं, अभिनेता का कुछ चेंज नहीं होता है। उसको हर फ्रेम में अपने आप को सरेंडर करने की आदत होनी चाहिए। वो उसके बाद में, क्योंकि जब अभिनय होता है तो उसके आस-पास में, अगर आप फ़िल्में कर रहे हैं तो 1 नहीं 150 लोग आपके आस-पास होते हैं। जब आप टेलीविज़न कर रहे हैं तो आपके पास 50 लोग आस-पास होते हैं। जब आप थिएटर कर रहे होते हैं तो आपके 10-15 लोग आस-पास होते हैं। आपने एक डॉग के साथ एक फिल्म व्हाट्सएप बडी की है, उस एक्सपीरियंस के जी, बारे में कुछ बताइए? अरे ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस। एक ऐसा छोटा-सा बच्चा जिसको जो है उसके साथ में जैसे बहुत सारे को-एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उसमें हम और जय हमारे जो को-एक्टर हैं, अ, हम दोनों ने उसको जिया, लेकिन हम दोनों के बीच में एक ऐसा बडी रूपी बच्चा आ गया जो डॉग था। और आई थिंक वो हमारे जीवन के साथ अभी तक का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, जो उसके साथ अभिनय किया और वो को-एक्टर हमारे साथ अभी अब हमारा मालिक बन के रह रहा है। वो भी हमारे जीवन का एक बेस्ट
एक्सपीरियंस है। जैसे ही वो व्हाट्सएप बडी की जो है फिल्म सामने आएगी, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप सबके सामने रखूंगा व्हाट्सएप बडी के लिए। आई लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, थैंक यू सो मच। For many more exclusive videos, don't forget to subscribe to Major Mood Entertainment.